चलो जी स्टार्ट करते हैं। अनम्यूट हो ना, आवाज़ आ रही है ना। चलिए तो तो 2022 वाला जो बाकी पहले क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद जो 2024 23 का जो बचा होगा कुछ क्वेश्चन जो लोग लेट लतीफ़ होंगे तो वो क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? कल 1 to 30 किया था नहीं, अब आगे उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 30 to 40 में जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके तो 35 37 39, अच्छा 33 भाई सभी हो गया, 30 से 40 तक तो लग रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 33 35 37 39 ऑड वाले। सो 33। ओके जी देखो, तो इसमें क्या है कि n जो है मोर देन इक्वल टू 2 है। पहली बात तो ये है कि n इज मोर देन इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, MSQ है। तो कह रहा है कि अगर A एंड B आर रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, सो रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि A इंटू ए ट्रांसपोज आई है ना, बी भी ऑर्थोगोनल है B इंटू बी ट्रांसपोज आई, और यही होगा A ट्रांसपोज ए बी, और यही होगा B ट्रांसपोज बी भी। यही है, ये डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। एंड इस तरह से है कि डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट B इज 0। तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए, या डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट बी, ऐसे ही है। तो तो पूछ रहा है कि क्या A प्लस बी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, है ना। A प्लस बी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि A प्लस बी का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। ये आपसे पूछ रहा है, यस सर नो। तो पहले बता रखा है कि A प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0 है ना। तो डिटर्मिनेंट B प्लस डिटर्मिनेंट A इज 0, देन ऐसा होगा क्या, साथ में कंडीशन है कि ए बी जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके सो हम्म तो एक दो प्रॉपर्टी जैसे बेसिक अगर तुम वेरीफाई करना चाहोगे, इनिशियली हम क्या करते हैं, कोई एग्जांपल लेके कोशिश करते हैं कि गलत दिखा दे, वैसा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम कोई भी एग्जांपल लोगे ट्रू ही आएगा, है ना। कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लोगे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट होती है वो प्लस माइनस वन, प्लस या माइनस वन, इस तरह से। एंड ऑब्वियसली तो ये कहना चाह रहा है कि जब ए का डिटर्मिनेंट 1 है तो बी का -1 है, और जब ए का -1 है तो बी का 1 है, इस तरह से है। सो ए प्लस बी के बारे में क्या कह सकते हो? तो वैसे अगर एक दूसरे तरीके से सोचो कि मान लो ए के पास अगर आइगन वैल्यूज फॉर एग्जांपल या डिटर्मिनेंट -1 कब हो सकता है, तो एन कुछ फिक्स कर सकते हैं हम लोग। मान लो एन को 2 रख लो एग्जांपल के लिए। तो अगर एन को हमने 2 रख लिया तो क्या होगा, इफ n इज 2, तो मान लो ए के पास 2 आइगन वैल्यू होगी। मान लो अगर -1 है तो इस केस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो बी का जो डिटर्मिनेंट वो होगा -1, 1, यही होगा। तभी जाके मैं एन को अभी 2 ले रहा हूँ, 2 × 2 मान के चल रहा हूँ। सो डिटर्मिनेंट ए यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से डिटर्मिनेंट बी -1 आ जाएगी। एक पॉसिबिलिटी है, या उल्टा कर सकते हो। और अगर इस केस में अगर आप देखोगे तो होगा क्या कि
ये आइगन वैल्यू में बी की बात कर रहा हूँ, सो यहाँ से जस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी। सो ए प्लस बी अगर आप ऐड करेंगे, मान लो ए प्लस बी का क्या होगा, सो ए प्लस बी जो है उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या ये कम्युनिकेट करेगी, तो उस पर डिपेंड करेगा, है ना, क्या ये कम्यूटेटिव है। सो टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, देखना पड़ेगा ना। सो एनीवे तो मैं प्रूफ ही लिख देता हूँ, हालांकि स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं इसका प्रूफ लिख देता हूँ, मतलब थ्योरम है एक्चुअली ये, तो क्योंकि गलत तो दिखा नहीं पाएंगे, कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है तो काउंटर एग्जाम्पल तो मिलेगा नहीं, तो सीधा सीधा अगर प्रूफ लिखे हम तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये चेक करना है क्या ऐसा होगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी, अच्छा यहाँ पे भी जानते हो तुम कि ए इनवर्स जो होता है वो ए ट्रांसपोज होगा, बी इनवर्स जो होगा वो बी ट्रांसपोज होगा, है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कि ए इनवर्स इज ए ट्रांसपोज एंड बी इनवर्स इज बी ट्रांसपोज। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, तो ए अगर कॉमन निकालेंगे तो ए है ना, तो यहाँ बचेगा आई प्लस ए इनवर्स जो कि ए ट्रांसपोज बी हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, क्या कि इनमें से ए कॉमन लिया इनसाइड अंदर ही, और एक स्टेप और लगाता हूँ, अब इस आई को मैं लिख सकता हूँ बी ट्रांसपोज इंटू बी, राइट, आई कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज इंटू बी डेफिनेशन के हिसाब से, प्लस ए ट्रांसपोज बी है क्योंकि ए इनवर्स ए ट्रांसपोज है इसीलिए। अब बी राइट में कॉमन ले लो, सो ए इंटू बी राइट में निकाल लो तो बचेगा बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी, यहां तक ठीक है। अब क्या होगा देखो ठीक से, तो यहां से अगर कंटिन्यू करोगे सो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए और बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इज बी प्लस ए होल ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के ही इक्वल आता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो बीच का टर्म है वो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट होगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और आपको क्या बता रखा है, डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी जीरो है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट ए बी क्या पॉसिबल, तो प्लस वन या माइनस वन, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी हमेशा क्या होगी, यहां से नहीं ऊपर वाले टर्म से, यहां से क्या मिलेगी मुझे, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी विल बी इक्वल टू व्हाट ऑलवेज, नहीं नंबर बताओ, वन या माइनस वन, माइनस वन ना, क्योंकि ए बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज जीरो है, तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ए जीरो है, मतलब डिटर्मिनेंट बी इज माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो जब डिटर्मिनेंट ए वन है तो डिटर्मिनेंट बी माइनस वन होगा, जब डिटर्मिनेंट ए प्लस वन है डिटर्मिनेंट बी माइनस वन होगा, तो इन दोनों केस में प्रोडक्ट हमेशा माइनस वन होगा, तो कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी हमेशा माइनस वन होगा, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी हमेशा माइनस वन होगा, तो ये इक्वल आ गया। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमने प्रूव किया, तो एक नंबर है जो खुद का नेगेटिव है, या उसको राइट साइड लेफ्ट में बुला लो या इसको राइट में ले जाओ, तो यहाँ पे यूज़ क्या हुआ, यहाँ पे हमने वो यूज़ किया कंडीशन, कौन सा कंडीशन, ऑर्थोगोनल वाली, यहाँ पे हमने ऑर्थोगोनल कंडीशन यूज़ किया, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई लिया था ना, तो उसको हमने ऑर्थोगोनल यूज़ किया है, तो एक तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल ए जब कॉमन निकाला तो यूज़ किया, तो यहाँ से फाइनली ये प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज ए प्लस बी डिटर्मिनेंट इज जीरो, है ना, इसको एक साइड लाओगे तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, अब तो ये तो ट्रू हो गया, दूसरा कह रहा है अगर ए कोई एन क्रॉस एन की रियल मैट्रिक्स है इस तरीके से कि आई एन प्लस ए नॉन सिंगुलर है, तो इस तरीके से है कि आई एन प्लस ए नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि आई एन प्लस ए की डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो इसका मतलब है कि जो आई प्लस ए है उसकी कोई आइगन वैल्यू जीरो नहीं है, और इसका मतलब ये है कि ए की कोई भी आइगन वैल्यू माइनस वन नहीं है, तो यहाँ से इस लाइन से ये समझ आया
कि ए की आइगन वैल्यू -1 नहीं हो सकती। अगर ए की आइगन वैल्यू -1 हो जाएगी तो वो i प्लस ए की आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ए की आइगन वैल्यू -1 तो नहीं है। ओके, तो वो तो यहाँ भी इन्वर्स यूज कर रहा है, इसीलिए पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि तो देन ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा क्या, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो देखो यहां से बस इतना ही पता चल रहा है कि ए की आइगन वैल्यू -1 नहीं हो सकती, मतलब लैम्बडा मान लो अभी। सो आइगन वैल्यू लैम्बडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, इट कैन नॉट बी -1, बट 1 तो हो सकती है। ओके, तो सिंगुलर होने के लिए क्या चाहिए हमें, एक काम करते हैं, तो बोल रहा है सिंगुलर। तो अभी के लिए मान लो यहाँ पे, अभी मैं बी ऑप्शन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो ए प्लस आई की आइगन वैल्यू 1 प्लस लैम्बडा होगी, आई माइनस ए की आइगन वैल्यू 1 माइनस लैम्बडा होगी, और ये जो मैट्रिक्स लिख रखा है आई प्लस ए इनवर्स इनटू आई माइनस ए, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। सो दिस हैज़ आइगन वैल्यू, पुट करो 1 प्लस, और ये होगा इनवर्स है ना, तो 1 माइनस लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, ठीक है। ये 1 प्लस लैम्बडा इसकी आइगन वैल्यू, तो वो इधर आ गया। तो ये आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की पॉसिबल है जहाँ पे लैम्बडा ए की आइगन वैल्यू है। अब कह रहा है कि दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या ये 0 हो सकता है। तो अगर आइगन वैल्यू इसका एक भी आइगन वैल्यू 0 हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, लैम्बडा क्या निकल के आता है। तो 1 माइनस लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू -1। कोई सॉल्व करके लैम्बडा बताओ भाई क्या आएगा। यू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा। कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। कितना आ रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं आया, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब लैम्बडा कैंसिल ही हो गया। ओके, इसका मतलब है कि लैम्बडा कुछ भी ले लोगे तो ये हमेशा ओके, तो इससे क्या समझ आया, तो कैंसिल हो गया, इसका क्या मतलब है कि लैम्बडा कैन बी एनीथिंग। हमने सही कैलकुलेशन किया ना। 1 प्लस आई 1 माइनस लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, मैंने कहा ये 0 हो सकता है क्या, तो ये 0 कब हो सकता है, तो ऐसा कोई लैम्बडा है ही नहीं कि 0 हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि नो लैम्बडा एग्जिस्ट फॉर विच दिस कैन बी 0। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स की कभी भी 0 आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, सोचो। अच्छा, 0 कब हो सकती थी, जब ये -1 होता, और ये -1 जब रख रहे हैं तो कोई ऐसा लैम्बडा मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कभी ये 0 हो ही नहीं सकती ना, बिकॉज ऐसा कोई लैम्बडा है ही नहीं जो इसको 0 बना दे, मतलब ऐसा कोई लैम्बडा की वैल्यू है ही नहीं जो इसको 0 बना दे। इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यू कभी 0 तो नहीं हो सकती, तो ये फॉल्स है। चेक कर लो एक बारी, मतलब यहां से अगर मुझे कोई लैम्बडा मिलता ना एग्जाम्पल, तो उस लैम्बडा के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता, बट वी डोंट हैव एनी लैम्बडा दैट कैन मेक दिस मैट्रिक्स सिंगुलर। तो कहने का मतलब ये हमेशा नॉन जीरो होगी, तुम लैम्बडा कुछ भी पुट करो ये हमेशा नॉन जीरो आएगी। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो तुम, लैम्बडा -1 नहीं हो सकती है, पहले ही बता दिया है। तो बाकी तुम कुछ भी लैम्बडा पुट करो, दिस वैल्यू विल ऑलवेज। अच्छा, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, अभी इधर लेफ्ट साइड में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो 1 प्लस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा इज 0। सो लैम्बडा ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, है ना। एक मिनट, क्या आएगा वो इक्वल। अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसे में एलसीएम अगर ले लेता, यहीं पे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ही रखते अगर, तो क्या बनता, सर वो 2 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा बन रहा है। जी जी जी, 2 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा हो गया जो कि 0 है, तो ये कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो मतलब दिस इज नेवर पॉसिबल मीन्स दिस इज नेवर पॉसिबल मीन्स दिस हैज
आइगन वैल्यू 0 इज नेवर पॉसिबल. सो मीन्स दिस विल हैव ऑलवेज डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, दिस विल ऑलवेज बी नॉन सिंगुलर. तो ऐसा सिंगुलर कभी होगा नहीं. ठीक है. अब A is an n क्रॉस n रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, तो अब सी ऑप्शन में बात करते हैं. तो सी ऑप्शन कह रहा है कि ए कोई n क्रॉस n रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, है ना. आइगन वैल्यूज आर जीरो और प्योरली इमेजिनरी. तो ठीक है. तो कह रहा है दिस इज अ नॉन सिंगुलर. क्या ये हमेशा नॉन सिंगुलर होगी? तो चेक करते हैं. तो ये इसकी आइगन वैल्यू होगी 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और इसको जीरो पुट करके देखते हैं तो लैम्डा आ जाएगी प्लस माइनस 1. क्या ये पॉसिबल है? क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 पॉसिबल है? यस और नो? नो. सो मीन्स कि ये कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि लैम्डा कभी प्लस माइनस 1 हो नहीं सकता बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक है. तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर कभी जीरो हो नहीं सकता. तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर रहेगी. सही है. ठीक है ना. सिंगुलर तब होती जब आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाता, बट प्लस माइनस 1 कैन नॉट बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए बिकॉज इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. आइगन वैल्यू जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी. प्लस माइनस 1 तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसका मतलब है कि आई माइनस लैम्डा स्क्वायर कभी जीरो ही नहीं होगी. मतलब ये मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होगी बिकॉज ऑल आइगन वैल्यूज विल बी नॉन जीरो. अब ए कोई n क्रॉस n रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. इस तरीके से है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज नॉन जीरो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू x विच इज नॉट प्लस माइनस 1. अब समझो, तो यहां पे कहना चाह रहा है कि लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट प्लस माइनस 1. इस चीज का मतलब ये है कि लैम्डा इज रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 1. मतलब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1. ये कह रहा है कि लैम्डा कोई रियल नंबर हो सकता है, प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता. तो कहना चाह रहा है कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. तो बताओ भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये लेफ्ट साइड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है. और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट्स क्या होता है? मतलब मैं अगर ये पूछूं आपसे कि ये क्या ना फॉर ऑल बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा चाह रहा है, तो हम ये जानते हैं ना कि a माइनस लैम्डा आई जीरो होगा. तो ये क्या इंप्लाई करेगी? ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? प्लस या माइनस 1, कोई एक या दोनों भी हो सकती है. सो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू प्लस या माइनस 1 आएगी. इफ एंड ओनली इफ है. यहाँ प्लस और माइनस 1, इट्स नॉट बोथ है. सो और में दोनों भी आ जाता है. ठीक है ना. 1 और माइनस 1. तो आइदर 1 ओनली 1 रिपीटेड हो सकता है, या माइनस 1 रिपीटेड हो सकता है, या 1 माइनस 1 दोनों एक साथ कंबाइन होकर आ सकता है. सो ये चीज़ है. ये कहना चाह रहा है ए कोई, तो कह रहा है कि लैम्डा अगर 1 या माइनस 1 दोनों पॉसिबिलिटी हटा दिया हमने तो ये नॉन जीरो होगी. यस, ट्रू है. चेक करो भाई. इसी को मैं अगर दूसरे तरीके से लिखूं कि a माइनस लैम्डा आई इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड, यहां और है, और का कॉम्प्लीमेंट एंड होगा, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू माइनस 1. और ये जो लिखा हुआ है ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि लैम्डा इज जीरो, सॉरी लैम्डा इज 1 और लैम्डा इज माइनस 1. क्योंकि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है आइगन वैल्यू प्लस और माइनस 1. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो पुट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक रूट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू. तो इसका रूट्स प्लस माइनस 1 ही आ सकता है. तो प्लस 1 आएगा या माइनस 1 आएगा, दोनों आ सकता है. तो आप अगर कह रहे हैं कि लैम्डा 1 भी नहीं है माइनस 1 भी नहीं है तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती. ठीक है. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. दिस कैन नॉट बी जीरो फॉर एनी लैम्डा विच इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो ये ट्रू है. देखो भाई बताओ, अब कुछ क्वेरी है तो. सो हमने चारों पॉइंट डिस्कस किए 1 बाय 1, क्योंकि एमएसक्यू में ऐसे ही आपको डिस्कस करना पड़ेगा. ठीक है. तो ए ट्रू, बी फॉल्स, सी ट्रू, डी फॉल्स, सॉरी ए सी डी ट्रू है. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो ये जो क्वेश्चन था हमारा 33 के बाद 35, 37 है ना. पहले 35 देखते हैं, 36 भी है शायद. तो ये क्लास मैंने कराए थे, हालांकि थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा. तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करा देता हूँ. तो एक तो तरीका, दो तरीके से मैंने क्लास में कराए थे. जो लोग जिनके पास रिकॉर्डेड का एक्सेस देखोगे
एक तो पूरी क्लास में मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था, आधा एक घंटा में एक ही क्वेश्चन कराए थे आराम से। सो इसको दो मेथड से कराया था, एक तरीका था कि ट्रांसफॉर्मेशन से, दूसरा तरीका बिना ट्रांसफॉर्मेशन के। सो तो ये सब एग्जाम में छोड़ने लायक क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आए तुम इसको स्किप करो, डोंट वेस्ट टाइम इस क्वेश्चन पे, है ना। बाकी और क्वेश्चन करो जो कम टाइम में हो जाए, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मत करो उसको सॉल्व, बाद में सॉल्व करो जब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तब करो जब कुछ करने को नहीं है। इनिशियली ऐसे क्वेश्चन को मत, है ना, सॉल्व करना शुरू करो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, या करो 2-3 मिनट नहीं हो रहा तो उसको अभी स्किप करके बाद में कंटिन्यू करना। ओके तो ये कह रहा है, ये क्या है, यूनिवर्सिटी बियर्स द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹1000 इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड ₹1000। देखो तो ढंग से पढ़ो कंडीशंस क्या क्या है। तो यूनिवर्सिटी बियर करती है ₹1000 तक, और ईयरली मेडिकल एक्सपेंस एम्प्लॉय का 1000 से ज़्यादा अगर होता है तो एम्प्लॉय कहाँ से इंश्योरेंस पॉलिसी से लेगी, तो पहले तो कुछ यूनिवर्सिटी बियर कर रही है 1000 तक, इंश्योरेंस पॉलिसी मैक्सिमम अगला ₹500, अगले 500 कवर करेगी। अब कह रहा है ईयरली मेडिकल एक्सपेंस किसी रैंडमली एम्प्लॉय का यूनिफॉर्म 250, 17 फुट, मतलब किसी एम्प्लॉय का जो खर्च है वो 250 से 750 के बीच ही है। ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये जो आपका सपोर्ट होता है रैंडम वेरिएबल में, वो समझो सैम्पल स्पेस है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी जो है किसी एम्प्लॉय के एक्सपेंस की वो 250 से 1750 होगी। तो एक्स मान लो ऐसा है कि ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ये है, तो एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यूनिफॉर्म 250 से 1750, एंड वाई डिनोट द अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वाई है अमाउंट गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। अब सोचो, तो जब एक्स की वैल्यू 250 से 1000 में है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी पे कर रही है उसको, इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी पे कर रही है। अगर किसी एम्प्लॉय का कॉस्ट, 1000। अरे नहीं ढंग से पढ़ो भाई, ₹0। अगर किसी एम्प्लॉय का कॉस्ट जो है 250 से 1000 में है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितना पे कर रही है, यूनिवर्सिटी 1000 पे कर रही है, हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। वाई इज द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। सो है ना, ढंग से पढ़ के इसे बार बार सॉल्व करो तो समझ आता है क्या है। इसमें है कि अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी, वाई वो अमाउंट है जो इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी दे रही थी, इफ द मेडिकल एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉय एक्सीड ₹1000, अगर 1000 से ज़्यादा पे 500 मिलेगा। हाँ, सो ढंग से समझो, एम्प्लॉय गेट द एक्सीज अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू 500। तो अगर किसी एम्प्लॉय का खर्चा 1000 से 1500 तक है तो कितने रुपए देगी इंश्योरेंस पॉलिसी, 500 कहाँ दे रही है, ढंग से समझो, एक्सेस अमाउंट देगी। X minus 1000। हाँ, एक्सेस अमाउंट देगी, मतलब मान लो किसी का 1200 खर्चा है, मेडिकल एक्सपेंस है, तो 200 रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। अगर किसी एम्प्लॉय का खर्च साल का मेडिकल एक्सपेंस 1200 रुपये है, 1200 है, तो 1000 रुपीज़ यूनिवर्सिटी ने बियर किया है। एक्स्ट्रा जो 1000 के बाहर का है वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर रही थी, इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 200 रुपये पे करेगी, 500 नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो 1000 से एक्सेस अमाउंट है वो पे करेगी इंश्योरेंस पॉलिसी जब इसमें है। और जब किसी का खर्चा, मान लो अभी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, सो किसी का खर्चा अगर मान लो 1500 से ज़्यादा हो गया और 1700 तक, है ना, मान लो 1500 से 1500 से 1750 तक है, तो कितना पे करेगी इंश्योरेंस अब, हाँ अब एग्जैक्ट 500 पे करेगी। हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी 1000 रुपीज़ के बाद का खर्चा पे करेगी, लेकिन मैक्सिमम 500 ही पे करेगी। किसी का अगर 1700 का भी अगर मेडिकल एक्सपेंस है ईयरली तो 1000 रुपीज़ यूनिवर्सिटी ने पे किया, इंश्योरेंस पॉलिसी 1000 के ऊपर का पे करेगी, लेकिन कंडीशन है मैक्सिमम 500 पे करेगी, वो उससे ज़्यादा पे नहीं करेगी। तो किसी का खर्चा अगर 1600 और 1600 है
तो 1000 यूनिवर्सिटी ने पे किया, 500 रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी ने पे किया और 100 रुपये उसके जेब से जाएगा, ये है। तो ऐसा है। तो इस तरह से ये आपका वाई आ गया कि वाई जो है अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आपसे वाई के बारे में पूछ रहा है कि मीन बताओ वाई का क्या है, वाई का। तो एक तरीका मैंने क्लास में बताया था कि तुम या तो वाई का तुम सीडीएफ निकाल लो, एक तरीका वो हो सकता है ना। ये मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई इज अ मिक्स रैंडम वेरिएबल, x is a continuous random variable, y is a mixed random variable, it is y is neither discrete nor continuous, है ना, it is mixed random variable। तो इसके पास पॉइंट पे मास भी होगा, कुछ कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी होगा, है ना, ये है। सो ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। तो आगे देखो क्या होगा, या तो सीडीएफ निकाल लो या वैसे डायरेक्टली बिना सीडीएफ निकाले भी काम हो जाएगा। देखो तो बिना सीडीएफ निकाले करते हैं, सीडीएफ भी निकाल सकते हो जिनको अगर समझ आ रहा है तो। तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहोगे? एनीथिंग यू कैन डू। सीडीएफ निकालना, सीडीएफ भी निकल जाएगा, और नहीं तो वैसे बिना सीडीएफ निकाले करना तब भी हो जाएगा ना। सीडीएफ निकालने के लिए आपको सीडीएफ अप्रोच यूज करना पड़ेगा, वाई का सीडीएफ निकालो फिर डिफरेंट सिचुएशन में, है ना। कि अच्छा वाई का सपोर्ट क्या है मुझे ये बताओ, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, व्हाट इज रेंज ऑफ वाई इन दिस क्वेश्चन, ढंग से पढ़ो बताओ, वाई का रेंज क्या है। वाई है अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी जितना पे कर रही है वो है, तो वाई का रेंज क्या है, सपोर्ट क्या है रैंडम वेरिएबल वाई का? 0 से 500। जी 0 से 500, ठीक है। सो ओके, तो ये इंश्योरेंस मिनिमम 0 और मैक्सिमम 500 तक पे कर सकती है ना। तो ये इसका रेंज है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 0, ये निकाल लो, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 500, ये बताओ। y 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो y के 0 होने की वही प्रोबेबिलिटी है जो x को 250 से 1000 में होने की प्रोबेबिलिटी है, y के 500 होने की वही प्रोबेबिलिटी है जो x को 1500 से 1750 में होने की है। तो ये 750, ये तो यूनिफॉर्म है ना, तो इसका पीडीएफ क्या होगा 1/1500, तो है ना, तो इसका पीडीएफ होगा 1/1500, तो उसमें डिफरेंस लो तो ये आ जाएगा 1/2, और ये क्या होगा, इसका डिफरेंस लो, इसका कितने का 250 बटे 1500, यही ना 250/6 आएगा। सो ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो आगे, तो जैसे मैं अभी बात करता हूँ, बीसीडी ऑप्शन इजी है, थोड़ा ए के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो, तो इसका मतलब है बीच का जो केसेस है, ये जो हमारे पास है, अब x का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये है, सो x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, x माइनस 1000 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, यूनिफॉर्म, 1000 घटा दो इसमें से, लेकिन x माइनस 1000 क्या है, अच्छा सॉरी, जब x 1000 से 1500 में तभी ना, तो इसमें 1000 घटाओ, यहाँ पे 1000 घटाओगे तो क्या होगा 0 से 500, इसमें 1000 घटाओ ना, ये इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू x माइनस 1000 तब है जब x की वैल्यू 1000 से 1500 है, तो इसमें से 1000 जब घटाओगे तो ये होगा 0 से 500,
तो ये आएगा यूनिफॉर्म 0 से 500। बट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्वेश्चन ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 1000 टू 1500, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो 1/3 जो बचा हुआ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि टोटल तो 1 होना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/2, इसकी 1/6, तो जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस दिस, या यहाँ से भी निकाल सकते हो, 500 का डिफरेंस है, 500 अपॉन 1500, तो 1/3 है, टोटल 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ये 1 हो जाएगा टोटल है। अब देखो, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी x माइनस 1000 ये होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, क्योंकि x की वैल्यू 1000 से जब 1500 में है तो y x माइनस 1000 है, और उस केस में x माइनस 1000 यूनिफॉर्म 0 से 500 होगा। लेकिन इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, अब समझो, तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो चलो EY से ही स्टार्ट कर लेते हैं, पहला पार्ट। अब y का मुझे मीन निकालना है, तो ये y है अंडर दिस कंडीशन, y 0 है अंडर दिस कंडीशन, तो y बराबर 0, तो हाफ, तो इसका मतलब y का मीन निकालना है जी। तो डिस्क्रीट पार्ट में डिस्क्रीट मोमेंट यूज होगा, कॉन्टिन्यूस पार्ट में कॉन्टिन्यूस यूज होगा, तो 0 इंटू हाफ प्लस 500 इंटू 1/6 प्लस, अब यूनिफॉर्म 0 से 500 y को होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3, तो ये साथ में प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। अब इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ यूनिफॉर्म 0 टू 500? 500/2, 250 सो a प्लस b/2, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आता है? तो ये डिस्क्रीट पार्ट का डिस्क्रीट तरीके से निकाला हमने कि xi इंटू पी आई है ना, xi pi दिस इंटू दिस। अब वो कॉन्टिन्यूस पार्ट था, तो पहले तो y को यूनिफॉर्म 0 से 500 में होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, एंड सही आ रहा है, ये ऑप्शन है सही। तो ये 500/3 आ गया, ये है, तो पहला तो ओके है। तो ये कंडीशन है, हाफ प्रोबेबिलिटी है y के 0 होने की, तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी हाफ, 1/6 प्रोबेबिलिटी है ये होने की, वो सिंगल पॉइंट है 500। अब यहाँ पे 1/3 इंटू यूनिफॉर्म 0 से 500 होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, तो उसका एक्सपेक्टेशन तो वैसा हुआ। नाउ अब चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300। अब सोचो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300, तो सोचो इंश्योरेंस पॉलिसी किस एम्प्लॉय को 300 रुपये ज़्यादा खर्च देगी? इंश्योरेंस पॉलिसी 300 से ज़्यादा किसी को कब पे करेगी? तो वो इक्विवेलेंट 1300 से प्लस, हाँ, जब उसका मेडिकल एक्सपेंस 1300 से ज़्यादा होगा, तो y मोर देन 300 तभी होगा जब x मोर देन 1300 होगा, क्योंकि 1000 रुपीज़ के बाद का कॉस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर रही है। तो ये कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है इंश्योरेंस पॉलिसी 300 से ज़्यादा रुपये खर्च करेगी? तो वो तब होगी जब उसका मेडिकल एक्सपेंस, जो x था मेडिकल एक्सपेंस, और y है इंश्योरेंस पॉलिसी कितना पे कर रही है, तो ये तब होगी जब उसका मेडिकल एक्सपेंस 1300 ज़्यादा होगा। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो x एक्चुअल में यूनिफॉर्म 250 से 1750 था, तो उसका 1500 तो PDF है, और इस पर इंटीग्रेट कर लो, तो 1300 से 450 होगा ना, ये देख लो। मतलब 1300 से कहाँ तक जा सकता है? x का तो मैक्सिमम रेंज 1750 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1300 से 1750 होगा, तो वो डिफरेंस कितने का? 450 अपॉन दिस, ये भी सही आ रहा है 3/10। तो ये 3/10। अब अगला पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट देखो, तीसरा पार्ट पूछ रहा है कि द मीडियन ऑफ y इज 0। अब मीडियन का डेफिनेशन याद करो। अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई 0 इज मीडियन ऑफ y इफ एंड ओनली इफ, कोई बताओ, याद है डेफिनेशन? 0 इज, लेस देन 0 1/2 ग्रेटर देन और ग्रेटर देन भी ग्रेटर देन 1/2। तो यहां पे था कि प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी मोर देन इक्वल टू 1/2 होगा, एंड प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 0, ये भी मोर देन इक्वल टू 1/2 होगा। ये हमने डेफिनेशन लिखाया होगा मीडियन का, आप क्लास में देखोगे तो, कि m इज कॉल्ड मीडियन ऑफ y इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू m। ये नहीं CDF इज इक्वल टू हाफ कर देंगे,
CDF इज इक्वल टू हाफ तब करेंगे जब वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा. Y इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो यू कैन नॉट डू CDF इज इक्वल टू हाफ, है ना. तो यहाँ पे वो तरीका नहीं लगा सकते. CDF इज इक्वल टू हाफ तभी कर सकते जब वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. Y इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल. तो यहाँ पे देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो y इसको अगर इंटरप्रेट करोगे दोबारा तो y लेस देन इक्वल टू 0 हाफ तो है, दिस इज मोर देन इक्वल टू हाफ, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो क्या होगा. अच्छा ये एग्जैक्टली हाफ है ना, तो यहां से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी y मोर देन 0 निकालोगे ये भी हाफ आएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 से 500 है. तो 0 होने की अकेली प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो 0 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, स्ट्रिक्टली मोर होने की हाफ है. तो इसको मैं अगर मोर देन इक्वल टू कर दूं तो अच्छा दूसरा चीज़ मैं पूछ लूं, अगर y मोर देन इक्वल टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, इस पूरे इंटरवल की प्रोबेबिलिटी कितनी है. 1. तो ये तो 1 है एंड 1 इज मोर देन इक्वल टू हाफ. तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो डेफिनेशन में चाहिए, तो ये भी सही है. मीडियन का वो डेफिनेशन लगाया हमने, डेफिनेशन ऑफ मीडियन. चौथा कंडीशन है कि द क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 ऑफ y इज 100. अब याद करो डेफिनेशन क्या है. तो मैं अगर बोलूं यहां पे कि 100 इज 0.6 क्वांटाइल इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन बताओ कोई. हंड्रेड इज 0.6 क्वांटाइल ऑफ y, डेफिनेशन pth क्वांटाइल का डेफिनेशन. Probability y be less than or equal to 100 should be equal to 0.6. yes, more than equal to 0.6 and probability y more than equal to 100 should be more than equal to 1 minus p, 0 minus 4. देखो डेफिनेशन pth क्वांटाइल का. pth क्वांटाइल था कि x is the pth क्वांटाइल ऑफ y if and only probability y less than equal to x is more than equal to p, y more than equal to x is more than equal to 1 minus p. डेफिनेशन चेक करो. इसलिए जो बोल रहा हूँ सिलेबस में जो भी टर्म यूज है ना उस सबका डेफिनेशन तो पहले याद हो, फिर थ्योरम्स बाद में, है ना. तो ये हो गया. चेक करो क्या ऐसा हो रहा है. अब खुद निकालो कि y लेस देन इक्वल टू 100 किस एम्प्लॉय को इंश्योरेंस पॉलिसी 100 से कम रुपए देगी. सो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 100, किसी एम्प्लॉय को 100 से कम रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी कब पे करेगी, जब उसका टोटल मेडिकल एक्सपेंस क्या होगा. 1100 से कम. हाँ 1100 से कम होगा. तो x लेस देन इक्वल टू 1100. अब ये निकालो x का तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 250 टू 1750, तो 1500 का गैप है. अब ये लेस देन इक्वल टू 1100 तो मतलब मोर देन इक्वल टू 250, क्योंकि 250 सपोर्ट है तो सपोर्ट 250 से 1750 तक ही हो सकता है, सैंपल स्पेस समझ लो. तो यहाँ पे 250 से 1100 के बीच का कितना गैप है, 850. ये निकालो कितना आ रहा है, डिवाइड करो कैलकुलेटर से. पॉइंट 0.56. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमें आना क्या चाहिए था, हमें आना चाहिए था मोर देन इक्वल टू 0.6 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट इज मोर देन इक्वल टू नहीं आया. तो दिस इज नॉट मोर देन इक्वल टू 0.6. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, पहली कंडीशन ही फेल हो गई. तो दिस कैन नॉट बी द 0.6 क्वांटाइल. ये आंसर है. देखो है ना. तो इस तरह से एक एक करके आपको एमएसक्यू में हर पार्ट को चेक करना पड़ेगा. सो अभी 33 और 35 डिस्कस किया. हाँ जी, कुछ पूछना है. सर जो एक्सपेक्टेशन टर्म बताया वहाँ पे
उसमें जो 1/3 इंटू 500/2 किया है, ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, y को 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हेन x इज बिटवीन 250 एंड हाँ, तो 1000। 200 से 1000 के बीच का क्या प्रोबेबिलिटी है? सो दैट इज वो हम x के डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लेंगे अभी हाँ, वो हमने निकाला है, तुमने ध्यान नहीं दिया, हाफ निकला हुआ है ये, हाँ ये हाफ हाफ आएगी। y की वैल्यू 500 कब है? जब x की वैल्यू 1500 1750 है। वो हमने यहाँ निकाला है कि y की वैल्यू 500 कब होगी? जब x 15 से 1750, वो की 1/6 होगी। अब ये y की वैल्यू x माइनस 1000 कब होगी? जब x की वैल्यू 1000 से 1500 है। हाँ, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। ये भी हमने निकाला है 1/3। तो यही 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पे समझो y डीजेनरेट है ना ऐसे तो, लेकिन x के टर्म में उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है। y एग्जैक्टली 0 है जब 1/3 प्रोबेबिलिटी है। y एग्जैक्टली 500 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 थी। y यूनिफॉर्म 0 to 500 है, x माइनस y की वैल्यू x माइनस 1000 है, और जब x 1000 से 1500 है, और जब x 1000 से 1500 है तो x माइनस 1000 की वैल्यू 0 से 500 है। और यूनिफॉर्म में एक थ्योरम होता है कि तुम कोई नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, यूनिफॉर्म ही रहती है, बस इंटरवल शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे x जब 1000 से 1500 में है तो x माइनस 1000 जो है वो 0 से 500 में होगा। 0 से 500 हाँ, अब इसका मतलब y की वैल्यू 0 से 500 में है, लेकिन y की वैल्यू यूनिफॉर्म 0 से 500 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वही प्रोबेबिलिटी है जो x को 1000 से 1500 में होने की है, जो कि 1/3 है। तो x जब 1000 से 1500 में है तो y की वैल्यू 0 से 500 के बीच है, क्योंकि y का रेंज 0 से 500 है। तो y विल बी यूनिफॉर्म 0 to 500, और यूनिफॉर्म 0 से 500 का एक्सपेक्टेशन कितना है? 500/2। 2। लेकिन श्योर तो नहीं है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? अच्छा ठीक है। तो इसलिए 1/3 है, क्योंकि श्योर थोड़ी है कि वो वही है। वो तो y यूनिफॉर्म 0 से 500 तब होगा जब x की वैल्यू 1000 से 1500 होगी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो जब x इस रेंज में है तब y यूनिफॉर्म 0 से 500 है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, तो x इस इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसलिए 1/3 मल्टीप्लाई हुआ ये। ओके सर। 35 के बाद 36 भी इजी का क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें किसको डाउट है? तो 36 भी है ना, तो ये तो आसान है। इसमें क्या है कि सिंपली तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तुक्का लगाओगे गलत होगा, ये है, तुम लिख के करो आसान रहेगा। इसमें कह रहा है कि x एंड y जो है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल 0 सिग्मा 1 स्क्वायर, नॉर्मल 0 सिग्मा 2 स्क्वायर, जहां पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिफरेंट है, इवन सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो भाई नॉर्मल में एक अच्छी बात ये होती है कि इफ एंड ओनली इफ की प्रॉपर्टी आ जाती है कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आर 0, ठीक है ना। तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल में होता है। तो इसका कोवेरियंस निकाल लो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का कोवेरियंस निकालो, तो कोवेरियंस एक्स एक्स सिग्मा 1 स्क्वायर को माइनस कोवेरियंस एक्स वाई, तो अभी के लिए कुछ नाम दे दो कोवेरियंस एक्स वाई को, है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोवेरियंस एक्स वाई कोवेरियंस वाई एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करो ठीक से, माइनस कोवेरियंस वाई वाई सिग्मा 2 स्क्वायर। क्या ये 0 हो सकता है? इसने कहा है कि दोनों डिफरेंट है, तो दिस कैन नॉट बी 0 इफ एंड ओनली इफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये इफ एंड ओनली सिर्फ नॉर्मल में होता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोवेरियंस 0 होना कोई गारंटी नहीं करेगा इंडिपेंडेंट है, नॉर्मल में गारंटी करेगा। अगर दो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, कोवेरियंस 0 हो गया तो वो गारंटी देगा कि वो इंडिपेंडेंट है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ से कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है तो नहीं है। सेम चीज हर ऑप्शन में अब यही करना है, हर ऑप्शन में तुम्हें कोवेरियंस ही निकालने हैं। यहाँ भी इसके बीच का कोवेरियंस निकालो, अच्छा यहाँ पे आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ इंडिपेंडेंट है वहाँ कोवेरियंस निकालना है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो पता ही होगा तुम्हें,
यहां से x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, चेक करो। सो नॉर्मल में अब तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। सो मीन तो दोनों का 0 है, तो मीन तो 0 ही रहेगा। वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, आगे कोवेरिएंस आएगा। और हमें कुछ बोला है इंडिपेंडेंट है। अच्छा एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट दे रखा है ना, एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है। जीरो जगह सेम हो जाएगा। तो ये है x माइनस वाई करोगे तो नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, क्योंकि माइनस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना है कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई होता है ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस वाई। तो बीच में माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएंस में। तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बाकी रह गए दो ऑप्शन का, तो यहाँ भी कोवेरिएंस निकालो इसका बी ऑप्शन में। तो बी और डी सेम अप्रोच से होगा, एक ही बात दोनों है, तो बस इसमें कोवेरिएंस ही निकालना है। तो निकालो कोवेरिएंस 2x प्लस वाई और इसको 0 कर दो, देखो ये आ रहा है क्या। यहाँ भी कोवेरिएंस निकालो, उसको 0 कर दो, देखो ये आ रहा है क्या। अगर आएगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं आएगा ट्रू नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो कोवेरिएंस निकालो इन दोनों बीच का, 0 कर दो, इंडिपेंडेंट दे रखा है इसीलिए। फिर ये आना चाहिए, कोवेरिएंस निकालो इन दोनों के बीच का, 0 रख दो तो ये आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो ठीक है, तो ऐसे है ना, मुश्किल तो है नहीं। बी कर देता हूँ, देखो बाकी कर लेना डी वाला। तो यहाँ से जब निकालोगे 2 बाहर आएगा, 2x और x का कोवेरिएंस 2 सिग्मा 1 स्क्वायर, फिर 2x y का तो 2 कोवेरिएंस x y, फिर y x, तो यहाँ डिफरेंट आएगा, है ना। कोवेरिएंस x y तो 0 है ना, ओके। हमें तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट दे रखा ऑलरेडी, तो एक्स वाई के बीच का कोवेरिएंस 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मुझे कंसिडर करना है, तो ये आएगा माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर। और ये 0 कब होगा, इफ एंड ओनली 2 सिग्मा 1 स्क्वायर इज सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये ओके है। वैसे ही डी चेक कर लो क्या आता है, ये भी ट्रू हो जाएगा। ये भी सही है ना। तो 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2, ये भी सही है, दोनों भी सेम ही होगा। हाँ। बोथ विल बी सेम। समझ नहीं यार तुम क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। लिख के बताओ, चैट में लिखो। ठीक है भाई, और किसी को डाउट है पूछो, कोई दिक्कत है तो। ट्रू है सर, बी ठीक है। सी डी ट्रू है, कौन सा ट्रू है, बी सी डी। हाँ ट्रू है ना, वही पूछ रहा हूँ, चेक कर लो। बाकी कुछ इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछो। सर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड में केवल मतलब जो पैरामीटर वो मतलब सेम रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने चाहिए, पैरामीटर सेम होने चाहिए, हाँ। जैसे नॉर्मल 0 1 नॉर्मल 0 2 यूनिफॉर्म आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब दोनों का पीडीएफ सेम होना चाहिए, दोनों रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ सेम आने चाहिए, सीडीएफ सेम आने चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मल 0 1 और नॉर्मल 0 2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसके लिए पैरामीटर भी इक्वल होगा, मतलब पीडीएफ इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है। 17 पे आते हैं जी, सॉरी 37 पे। 37 कह रहा है कि एक्स वाई कोई डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है देन एक्स स्क्वायर एंड मॉड वाई ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो ये वन वे थ्योरम है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड एनी फंक्शन ऑफ वाई आर इंडिपेंडेंट। फंक्शन वेल डिफाइंड होने चाहिए, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ वाई है, सो दे आर इंडिपेंडेंट। दिस इज जनरल थ्योरम। इसमें कुछ प्रूफ करने का नहीं है, एग्जाम में तुम इसको प्रूफ मत करना, इतना टाइम नहीं है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। थ्योरम याद है तो ठीक है, नहीं है तो क्या प्रूफ करोगे इसमें तुम, अब इसमें ज्वाइंट निकालोगे, ये सब इतना थ्योरम है, सिंपल। ये भी तो थ्योरम है। सो इफ द दूसरा पार्ट है कि इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 1, तो ये भी क्लास में बताया था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स वाई 1 है, सो देन वाई एक्स में लिनियरली रिलेशनशिप होगा एंड ए पॉजिटिव होगा। तो ये बोल रहा है फॉर सम मतलब देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट है, इसलिए ट्रू ऑप्शन है। तो यस, अगर प्लस -1 होता तब भी ऑप्शन ट्रू होता, यहाँ +1 है तब भी ऑप्शन ट्रू है, -1 होता तब भी ऑप्शन ट्रू होता, +-1 के लिए।
तो को रिलेशन कोइफिशिएंट जब 1 या -1 होता है मतलब दोनों के बीच लीनियर रिलेशनशिप है, y बराबर ए एक्स प्लस बी टाइप का है। बस 1 है तो ये फायदा है कि यू विल गेट ए पॉजिटिव, -1 है यू विल गेट ए नेगेटिव। ये है ए जो यहाँ कोइफिशिएंट है। इसने फॉर सम बोला मतलब देयर एग्जिस्ट नंबर, एक नंबर मिलना चाहिए, तो ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा 1 के लिए। तो दिस इज ट्रू, थ्योरम है, ये भी क्लास में लिखाया होगा। ये कह रहा है एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट एंड ई ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर जो है ना वो 0 है, तो बताओ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ठीक है, तो एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से क्या समझ आ रहा तुम्हें, देखो ध्यान से, अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो हम क्या जानते हैं, इसको मैं प्रोसीड करता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज 0, और मुझे बता रखा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो हम एक्स वाई को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से ई ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई ऑफ वाई स्क्वायर इज 0, और यहाँ से आया ई ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है एंड नहीं और, है ना, प्रोडक्ट है 2 नंबर का तो और होगा, नॉट एंड। सो और ई ऑफ वाई स्क्वायर इज 0। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, ई ऑफ वाई स्क्वायर 0 है। अब सोचो एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना, एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है और जिसका मीन 0 है, इसका क्या मतलब है, बोलो भाई। वेरियंस नेगेटिव आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल जिसका एक्सपेक्टेशन 0 है। तो अगर कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है तो ये एक थ्योरम होता है कि ना, एक्स अगर मोर देन इक्वल टू 0 है तो गारंटी है ई एक्स मोर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, ये चीज़ है। अब एक्स स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव है तो मोर देन 0 आ रहा है, तो इससे ये समझ आता है कि एक्स स्क्वायर इज 0 और वाई स्क्वायर इज 0, या प्रूव भी कर सकते हो, अगर तुम प्रूव करना चाहो तो अभी मैं इसको करता हूँ, मैं प्रूव करके बताता हूँ ना। इसका मतलब एक्स डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल 0 पे है, वाई डिजेनरेट 0 पे, ये भी यही कह रहा है, एक्स इज डिजेनरेट एट 0 और वाई इज डिजेनरेट एट 0। दूसरे तरीके से जाओगे तो मैं तुम्हें ऐसे दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि जब ई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब समेसन एक्स आई स्क्वायर पी आई, ये होता है फॉर्मूला, आई फ्रॉम 1 to n मान लो। अब ये कह रहा है 0 है, तो इसको अगर ओपन करोगे तो ईच टर्म नॉन नेगेटिव है। अब भाई नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, सबको 0 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बैलेंस तब होता है ना कोई नेगेटिव टर्म होता, इसमें कोई नेगेटिव टर्म है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी तो हमें सब नॉन नेगेटिव होती है, एक्स आई स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकता कुछ भी इसमें से। तो एन टर्म्स अगर तुम लिखोगे तो ईच टर्म इज नॉन नेगेटिव। जैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस तरह मैंने क्लास में बताया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई 3 नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 हो रहा है तो ईच टर्म हैज़ टू बी 0, कोई नेगेटिव तो हो नहीं सकता कि सम 0 कर दोगे तुम, तो इसका मतलब है कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता, सबको 0 होना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक से ईच एक्स आई हैज़ टू बी 0, मतलब एक्स को 0 होना पड़ेगा, तो ये हो गया, दिस इज ट्रू। नाउ वेरिएंस 0 है तो किस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होता है, जनरेट सो एक्स इज डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल, है ना, तो एक्स इज इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, सो एक्स इज अ डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल। और फिर से ये थ्योरम है कि डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल इवन इटसेल्फ, है ना, तो डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल सबसे इंडिपेंडेंट होता है, खुद से भी इंडिपेंडेंट होता है मैथमेटिकली, ठीक है ना, ये है। सो तो एक्स डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल, वाई कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लो उससे इंडिपेंडेंट ही रहेगा, तो डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल हर किसी रैंडम वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है, तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट, ये भी ट्रू है, तो इसमें चारों ट्रू हो गया। ठीक है, वेरिएंस यहाँ पे थ्योरम है कि वेरिएंस एक्स 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल या डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल। ओके जी, देख लो। सो ये क्वेश्चन नंबर 37 के बाद सर हाँ जी, सर ऑप्शन ए में ये मतलब एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कोई भी फंक्शंस इंडिपेंडेंट होंगे, जी जी उनमें कोई बिल्कुल कंडीशन नहीं है। नहीं, ओके सर, उल्टा सही नहीं है। अगर मुझे ये बोलता कि एक्स स्क्वायर एंड मॉड वाई आर इंडिपेंडेंट देन एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, दिस इज नॉट ट्रू,
इधर से इधर जा सकते हो, इधर से इधर नहीं आ सकते। अगर मुझे ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर और मॉड वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा, मे नॉट बी। ठीक है, ये चीज़ है। एक्स वाई इंडिपेंडेंट तो फंक्शन इंडिपेंडेंट होगा। फंक्शन अगर इंडिपेंडेंट है, ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है लेकिन एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, क्लास में भी कराया होगा। तो इस तरह से है, तो वन वे स्टेटमेंट है ये, कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका। 34 में क्या डाउट है भाई? मुझे लग रहा है तुम ट्राई करके नहीं आए, वैसे तुम देख के पूछ रहे हो कि 34 में क्या डाउट है बताओ, तुमने ट्राई किया इस क्वेश्चन को? तो ऑप्शन बी और सी में बीसी क्या कह रहा है? देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट है। तो एक काम करो, इसमें दोनों तरफ समेशन लगाओ, यू अप्लाई समेशन बोथ साइड। बताओ राइट साइड का समेशन क्या, सम क्या होगा? यू अप्लाई समेशन बोथ साइड, दोनों तरफ समेशन लगाओ, सीरीज लगाओ। और राइट साइड में व्हाट इज सीरीज ऑफ 10 की पावर -6 k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी? इंफिनिटी। हाँ जी, इन्फिनिटी होगी। तो ये इन्फिनिटी है, अब ये इन्फिनिटी है। अब मुझे पता है कि ये डिसजॉइंट इवेंट है, सो डिसजॉइंट इवेंट है। क्वेश्चन समझ तब आएगा जब ट्राई करोगे। दिक्कत ये है कि तुमने अभी क्वेश्चन देखा, तुमने पूछ लिए, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे डाउट बताना तभी अच्छा लगता जब कोई ट्राई करके आए, है ना। तुम ट्राई करके आए हो तो अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक तुमने ट्राई करके आए हो, तुम ऐसे ही मजे ले रहे हो बस, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें सिंपली है कि यहाँ पर दोनों तरफ समेशन लगाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और ये समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के है। यहाँ ए के क्या है? डिसजॉइंट इवेंट है। और एक्सोमेटिक डेफिनेशन का थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि इफ यू हैव डिसजॉइंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए के इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो ये जो समेशन लेफ्ट साइड में है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट क्या इन्फिनिटी से ज़्यादा हो सकती है? तो इसलिए ऑप्शन गलत है। तो वी इज फॉल्स ऑप्शन। कह रहा है देयर एग्जिस्ट जे इन ओमेगा। ओमेगा क्या है? नेचुरल नंबर है। इस तरीके से एक ऐसा जे मुझे मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जे मोर देन इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई फॉर ऑल आई दिस। सो मजे की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे पॉजिटिव है। अगर यहां पे मैं दोनों तरफ सीरीज लगाऊंगा ना, तो लेफ्ट साइड का सम क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना पी आई, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। क्यों? क्योंकि इसका सम 1 के इक्वल आ रहा है। ये हमेशा डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। एट द एंड इन्फिनिटी पे जाके ये क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी पे जाके वैल्यू 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो कि सैंपल स्पेस, ये किसके इक्वल होगा? 1 दिस इज 1। और इसका क्या मतलब? ये सीरीज कन्वर्जेंट है। और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है सो पी आई टेंस टू व्हाट? एज आई टेंस टू इन्फिनिटी। सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट देन ए एन टेंस टू 0, तो ये 0 पे टेंड करेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये प्रोबेबिलिटी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही होना पड़ेगा। सो दैट प्रोबेबिलिटी जाके, तो पूछा गया है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी लार्जेस्ट होगी। यस, तुम कोई भी डिफाइन कर लो, कोई एक पीएमएफ ले लो। चाहो तो तुम अभी के लिए एक एग्जांपल के लिए 1/2 की पावर आई ले लो, या पाई 6/π² इंटू 1/n² ले लो। ये सब पीएमएफ्स हैं, है ना। एन लो या आई के टर्म लिखना, आई लिख लो यहाँ पे। सो I² ले लो, ये सब पीएमएफ है। और ये तुम्हें समझ आएगा जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ाओगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो जो पहली वाली वैल्यू है वो लार्जेस्ट होगी, बाकी घटती चली जाएगी। तो एक ऐसा देयर एग्जिस्ट बोल रहा है। यस, तो यू टेक I इज इक्वल टू 1, तो J इज इक्वल टू 1 ले लो, जो ऑप्शन कह रहा है, दैट इज ट्रू। तो अभी के लिए जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं उस एग्जाम्पल में बोल रहा है देयर एग्जिस्ट। यस, द फर्स्ट वैल्यू ले लो, उसमें J इज इक्वल टू 1 ले लो, तो J इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी लार्जेस्ट होगी फॉर ऑल आई। दिस इज ट्रू ऑप्शन। ये चीज़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। तो अभी क्या सॉल्व किया था हमने, 35 फिर 36 37 37 के बाद 39, सो 39 और डाउट सर वही पूछना। 30 सर हम्म 38 का जो सी ऑप्शन है, जैसे हम्म इसमें मैंने इसको ट्राई किया, यू का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया शायद, क्या हाँ, यू का आया F11 और वी का आया F12। हम्म फिर यू और वी की इंडिपेंडेंस के लिए सर कैसे चेक करेंगे इसका? ये गामा में थ्योरम है, तुम देखो गामा भी के रवायत की बुक खोलो, गामा में थ्योरम देखो। उसको चेक करो, वहाँ थ्योरम होता है कि x क्या आता है जी, x अपॉन वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ x प्लस वाई, दिस x अपॉन वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ x प्लस वाई, और ये न्यूमरेटर इससे इंडिपेंडेंट है, डिनोमिनेटर भी इससे इंडिपेंडेंट है, तो पूरा u पूरा v से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके। गामा में एक थ्योरम है, एक्स एन वाई आर गामा, तुम्हारा एक्स वाई आया होगा यहाँ से देखोगे ना, तो स्क्वायर है ना, तो काई स्क्वायर हो जाएगा, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल गामा ही है ना। सो काई स्क्वायर जो है वो गामा रैंडम वेरिएबल ही है। सो ठीक है ना, तो 38 का सी ऑप्शन था ना। तो ये काई स्क्वायर जो है ये गामा हो जाएगा, काई स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स आई तुम इसको कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल 0 1 है, तो इसको ब्रेक करो ठीक से, 2 इधर डिवाइड कर दो, तो 2 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बस गामा का एक थ्योरम यूज हो रहा है और कुछ नहीं है, कि गामा में ये थ्योरम था कि लाइक x इज गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा एंड y इज गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा आर इंडिपेंडेंट, देन x प्लस वाई एंड x अपॉन वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है वहाँ पे, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x प्लस वाई और x अपॉन वाई के प्लेस पे यहाँ पे यूज़ होगा x की जगह, इसको 2 को पहले डिनोमिनेटर में बुला लो, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो x2 प्लस x3 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो x2 प्लस x3 अपॉन रूट 2 का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 होगा, x2 प्लस x3 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये काई स्क्वायर 1 है अभी के लिए। में भी काई स्क्वायर 1 बन रहा है डिनोमिनेटर। हाँ, यहाँ भी काई स्क्वायर 1 है, दोनों काई स्क्वायर 1 है, काई स्क्वायर 1 इज द गामा, कितना होता है n/2 1/2 ना, तो 1/2 1/2 हो जाएगा, तो ये गामा 1/2 1/2, ये भी गामा है, दोनों गामा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये x अपॉन वाई टाइप का समझ लो, और यहाँ x प्लस वाई, इस 2 से पहले डिवाइड कर दो इस पूरे को, तो 2 से डिवाइड करोगे ये भी काई स्क्वायर बन जाएगा, ये भी काई स्क्वायर, ये भी काई न्यूमरेटर स्क्वायर। में काई स्क्वायर 1 बन जा रहा है, डिनोमिनेटर में काई स्क्वायर 2। तो x अपॉन वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस वाई, एंड अगेन ये जो x अपॉन वाई है ये न्यूमरेटर से भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि x1 का कोवेरियंस x2 माइनस x3 के साथ 0 आएगा, x2 प्लस x3 का कोवेरियंस x2 माइनस x3 के साथ 0 आएगा, तो ये पूरा ये जो u है ये इस न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट है, ये u है डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट है, तो un भी दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा इन ऑल। तो कहने का मतलब है u जो है वो यहाँ पे मान लो अभी के लिए z अपॉन टी समथिंग है, या समथिंग यहाँ पे कुछ नाम दे दो, है ना, x अपॉन वाई टाइप से, तो वो उससे इंडिपेंडेंट है, तो u डिनोमिनेटर से भी इंडिपेंडेंट है, u न्यूमरेटर से भी इंडिपेंडेंट, इसलिए u एंड v आर इंडिपेंडेंट। इससे आगे क्या है 39, तो 39 जो है x by y and x by x plus y। जी, बताओ x बाई वाई एंड, x plus y, बस वो थ्योरम। हाँ अभी तो लिखा था थ्योरम, ये तो है थ्योरम, हाँ हो गया। काई स्क्वायर गामा होता है, एक्सपोनेंशियल भी गामा होता है ना, इस तरह से।
सर 39 का डी पार्ट ओनली। ओके ओके, बाकी लोगों का भी होगा, देखते हैं। सो अरे ये हाफ पार्ट में ही करना पड़ेगा 1 by 1, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है कौन सा ट्रू है ना, इज आर ट्रू। सो x1 x2 x3 x4 आर द रैंडम सैंपल फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है एंड let the corresponding order statistics be denoted by this. So which of the following statement is are true? तो है ना, तो बाकी कुछ बच्चों को तो एक भी पार्ट नहीं आता होगा, ठीक है, जिनके लिए तो देखो ये तो इन जनरल ट्रू है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, सैंपल साइज 4 का है, फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है, या ऑल ऑर्डर स्टैटिस्टिक का अगर आप एक एस्टिमेटर बनाते हो तो वो हमेशा, तो ये क्वेश्चन इसी पीडीएफ में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा हमेशा। सो ये तो ट्रू रहेगा ही, ठीक है ना। सो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये किसी भी क्वेश्चन में ट्रू होगा, ये तो ये यहाँ नहीं, हर जगह ट्रू होगा, तो ये तो ओके है। अब ये बोल रहा है कि यूनिक एमएलई, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यूनिक वर्ड में प्रॉब्लम है ना, इस यूनिक के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जब तुम इसको लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करोगे, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो आएगा e की पावर ये होगा हाफ की पावर n e की पावर माइनस समेसन मॉड एक्स आई माइनस थीटा आई फ्रॉम 1 to n, और लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी इफ एंड ओनली इफ दिस मॉड एक्स आई माइनस थीटा दिस इज मिनिमम, और ये मिनिमम होगी इफ एंड ओनली इफ थीटा इज द सैंपल मीडियन। अब सैंपल मीडियन क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। सो लेट्स से ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो मीडियन क्या होता है, बीच वाली वैल्यू, तो यहाँ पे 4 नंबर है, तो इस बीच का हर नंबर मीडियन होगा। तो यहाँ पे ये कहता है दैट इज थीटा बिलोंग्स टू थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक से फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक से बीच का हर नंबर मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो आप लोग लोअर क्लास में क्या करते थे, एवरेज ले लेते थे, वो ठीक है, वो एक मीडियन है, बट दैट इज नॉट द यूनिक मीडियन। जब एक कोई नंबर चाहिए मीडियन तो आप एवरेज, उसका एवरेज लेते थे, बट इस बीच का हर नंबर मीडियन है, क्योंकि ऐसा होगा क्यों, क्योंकि मेरे पास 4 नंबर है ना, तो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बीच का कोई भी नंबर उठा लो, इधर 2 पॉइंट, इधर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर, जरूरी थोड़ी बीच वाला ही मीडियन है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि मीडियन इस बीच का पॉइंट, तो बीच का पॉइंट है, उसका कोई डेटा से मतलब नहीं है, क्योंकि डेटा तो यहाँ पे है ना, 4 नंबर तो यहाँ पे है, तो इस बीच का कोई भी नंबर लोगे, इन 4 पॉइंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो थीटा बिलोंग्स टू दिस इज एमएलई, तो इस बीच का हर पॉइंट है, ये बीच का एवरेज है, तो ये यूनिक नहीं है, यूनिक वर्ड की वजह से ये ऑप्शन गलत है। अगर यूनिक वर्ड नहीं होता तो ट्रू होता कि दिस इज वन ऑफ द एमएलई, इस बीच का हर नंबर एमएलई है ना। तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच का हर नंबर एमएलई होगा, तो दिस इज नॉट यूनिक एमएलई। अब कह रहा है दिस इज, देखो दिस इज अ एमएलई ऑफ दिस, है ना, दिस इज अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इनटू थीटा प्लस 1। तो आप इनवेरिएंस प्रॉपर्टी जानते हैं एमएलई का कि t is the MLE of theta, then gt is the MLE of g theta for any function g। तो यहाँ पे फंक्शन आपका है थीटा इंटू थीटा प्लस 1, तो थीटा के प्लेस पे उसका MLE पुट कर दो। सो दिस इज वन ऑफ द MLE, तो इसी को यूज किया यहाँ पे, तो थीटा के प्लेस पे रखा हाफ इंटू सेकेंड ऑर्डर प्लस थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, फिर थीटा की जगह यहाँ फिर से रख दिया, यही वाली चीज सिंप्लीफाई करो, यही आएगा, तो ये ऑप्शन ट्रू है। दिस इज, है ना, दिस इज अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट, दिस इज फाइन, है ना, तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी से ओके है। अब रहता है डी ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या है, ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो अगर तुम डेफिनेशन वाइज आना चाहो, ऐसे जनरल रिजल्ट है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कभी भी
जो ये 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है ना, ये कंप्लीट नहीं होगा सिंगल पैरामीटर फैमिली के लिए। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन से जस्टिफाई करना हो तो ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। अभी के लिए अगर आपको जस्टिफाई करना हो डेफिनेशन से तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो डेफिनेशन कहता है कि ये टी है आपके पास ना, तो डेफिनेशन क्या कहता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज जीरो इंप्लाइज जी टी इज जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो इसका एक्सपेक्टेशन, डिफरेंस का एक्सपेक्टेशन निकाल लो। अभी के लिए क्या करो, इसमें जस्ट डिफरेंस ले लो। तो x1 x2 x3 माइनस x1 x2 x4, इसका एक्सपेक्टेशन निकालोगे 0 आएगी। बट सोचो अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दिया जाए तो क्या लगता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस हमेशा 0 होगा। तो डू यू थिंक कि ये x1 इंटू x2 इंटू x3 माइनस x1 इंटू x2 इंटू x4 ये हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग नंबर है। तो जरूरी तो है नहीं कि जो सैंपल वैल्यू x3 की आएगी वही सैंपल वैल्यू x4 की आएगी। तो डेफिनेशन कहता है कि तो इसका 0 होने की कोई गारंटी नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो 0 आएगा, बट दिस क्वांटिटी विल बी 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, दैट इज नॉट श्योर, क्योंकि ये नॉन जीरो भी होगा फॉर सम वैल्यूज ऑफ x3 एंड x4। तो इसीलिए ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंप्लीट। कंप्लीट होने के लिए t इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ gt का एक्सपेक्टेशन 0 होगा, इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ gt 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, gt बीइंग 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, है ना। ये होगा, ये सब आप जानते ही होंगे सब लोग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ gt बीइंग 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1 मतलब gt is 0 फॉर ऑल t, सो दिस शुड बी ऑलवेज 0, देर इज नो केस वेर इट इज नॉट 0, मतलब हमेशा 0 होने चाहिए। बट जरूरी नहीं है, यहाँ x3 वहाँ x4 है, तो डिफरेंस जरूरी नहीं हमेशा 0 होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंप्लीट। तो 39 हो गया। 40 भी है, किसी का डाउट तो 40 है ना, 40 भी है, ओके। तो यहाँ से आते आगे, तो 40 में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि x1 x2 जो xn है रैंडम सैंपल है नॉर्मल μ1 में, जहां म्यू अननोन है, ठीक है, अल्फा 0 से 1 में। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू इज 0 अगेंस्ट म्यू इज डेल्टा। तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है, ठीक है, जहां डेल्टा कोई मोर देन 0 कांस्टेंट है, बीटा पावर है टेस्ट अल्फा का, एंड क्रिटिकल डिवीजन भी दे रखा है कि दैट रिजेक्ट h0 इफ एंड ओनली इफ x बार मोर देन c अल्फा। तो हमें यहाँ दे रखा है रिजेक्ट h0 इफ एंड ओनली इफ कि जो x बार की वैल्यू है मोर देन c अल्फा। c अल्फा इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ साइज अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये वन साइडेड टेस्ट है, सो c अल्फा एक यहाँ पे x एक्सिस पे नंबर है जिसके आए की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, ठीक है। तो c अल्फा एक ऐसा नंबर है c अल्फा इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो साइज अल्फा के लिए है ना, इसलिए अल्फा का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। तो फॉर सम कांस्टेंट सी अल्फा देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब कह रहा है कि फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा को फिक्स रखोगे तो बीटा इंक्रीज करेगी जब अल्फा इंक्रीज करेगी। तो आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। जब हम बोलते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। बाद में वो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट आता है जब डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तब। इन जनरल ये डेफिनेशन यहाँ पे ऐसे ही कह रहा है कि जो बीटा है वो अल्फा के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगी। तो मुझे क्या चेक करना है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए कि अगर अल्फा लेस देन अल्फा 2 है तो जो अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग बीटा 1 होगी वो भी लेस देन अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग बीटा 2 होगी, ये पूछ रहा है। तो अगर इसका आंसर यस है तो ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो अब अल्फा 1 का क्या मतलब है, तो हम लोग देखो अब यहाँ से क्या करते हैं। तो आप समझो कि जैसे इसमें मान लो अभी के लिए सो लेट्स से अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 ये प्रोबेबिलिटी है मान लो अभी के लिए, और अल्फा 2 दूसरा कोई नंबर ले लो, अल्फा 1 अल्फा 2 साइज है, ठीक है ना।
सो मान अल्फा 2 यहाँ पे है, सो इसके आगे है ना, ये है सी अल्फा 1, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा 1 है। दिस नंबर इज सी अल्फा 2, जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा 2 है। दिस इज सी अल्फा 2, तो यहाँ अल्फा 2 लार्जर है, तो ऑब्वियसली सी अल्फा 2 के आगे की प्रोबेबिलिटी आपको दिख रहा होगा लार्जर होगा, और सी अल्फा 1 के आगे की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। तो हमने अज्यूम किया अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है। अच्छा एक मिनट, लेकिन हमें तो अल्फा 1 अल्फा 2 लार्ज करना ना, तो अल्फा 2 लार्जर है, ठीक है, अल्फा 2 लार्जर है। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम किया, अल्फा प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट के आगे की, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो वो अल्फा होता है, तो वो ठीक है, अभी सी अल्फा एक नंबर है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ लेट अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, तो मुझे बताओ सी अल्फा 1 और सी अल्फा 2 में क्या रिलेशन है। अल्फा 1 अल्फा 2 प्रोबेबिलिटी है, सी अल्फा 1 सी अल्फा 2 एक्स एक्सिस पे दो नंबर है, तो बताओ सी अल्फा 1 सी अल्फा 2 में क्या रिलेशन है। सी अल्फा 1 एक नंबर है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा 1 है, सी अल्फा 2 एक नंबर है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा 2 है। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दैट नंबर सी अल्फा 1 एंड सी अल्फा 2। सेम ही होगा ना, लेस देन सी वन अल्फा। बाकी को बताओ, दिमाग लगाओ थोड़े से। सी अल्फा 1 ग्रेटर देन सी अल्फा 2। जैसे एक्स एक्सिस पे मान लो एक्स एक्सिस पे 1 आया फिर 2 आया, तो 1 लेस देन 2, मतलब एक्स एक्सिस पे दो नंबर्स है ना, तो जो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में है वो छोटा होता है, जो एक्स एक्सिस पे राइट में है वो बड़ा होता है। अल्फा तो एरिया अंडर द पीडीएफ था, प्रोबेबिलिटी थी वो। सो सी अल्फा 1 जो है एक्स एक्सिस पे राइट साइड में है, तो एक्स एक्सिस पे जो राइट साइड का नंबर है वो छोटा होगा, सॉरी लार्जर होगा, तो सी अल्फा 1 लार्जर है सी अल्फा 2 से। अब आप आगे समझो, तो ये तो हमें यहाँ तक पता है। अब मुझे इसके बेसिस से बीटा 1 बीटा 2 डिसाइड करना है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बीटा एक्चुअली, बीटा था पावर, तो पावर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो जो पावर का डेफिनेशन है जो आप लोग जानते हैं, पावर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट इज नहीं सॉरी एच 1 इज ट्रू राइट, व्हेन एच 1 इज ट्रू ना, पावर एच 1 इज ट्रू, साइज होता है एच नॉट इज ट्रू, तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच 1 इज ट्रू। एच 1 इज ट्रू का मतलब हो गया कि म्यू को आपको डेल्टा के इक्वल रखना है, लेकिन अभी जो सिचुएशन हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें डेल्टा मेरा फिक्स है, तो डेल्टा को चेंज नहीं करना, डेल्टा को एज इट इज रखना है सेम। ओके, तो ये बीटा है। अब डिफरेंस क्या आएगा, जब मैं बीटा 1 लिखूंगा ना, जब यहाँ मैं बीटा 1 करूंगा तो यहाँ अल्फा 1 हो जाएगा, मतलब करस्पॉन्डिंग पावर ना, अल्फा 1 है करस्पॉन्डिंग पावर बीटा 1, अल्फा 2 है करस्पॉन्डिंग पावर बीटा 2, तो ये यहाँ बीटा 1 करेंगे ना अल्फा 1 हो जाएगा, यहाँ बीटा 2 करेंगे अल्फा 2 हो जाएगा, तो वो कैलकुलेट करना है जस्ट आपको अब। सो अभी क्या करना है देखो, यहाँ से बीटा 1 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार मोर देन सी अल्फा 1 व्हेन म्यू इज डेल्टा। चलो इसका सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो मुझे इसको जेड में कन्वर्ट करना होगा। सो बीटा 1 बराबर प्रोबेबिलिटी, आई थिंक ये ऐसा डायरेक्ट थ्योरम भी है कि साइज को इंक्रीज करोगे पावर इंक्रीज करेगी, है ना, ये रिजल्ट भी है एक कि जब साइज को इंक्रीज करेंगे पावर इंक्रीज करेगी, स्पेशली उन डिस्ट्रीब्यूशंस में जो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, मतलब जहाँ पे अनबायस्ड टेस्ट होता है। तो अनबायस्ड टेस्ट कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है उसमें जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता है वो अनबायस्ड ही होता है। तो सिंपल वर्सेस सिंपल में जो भी क्रिटिकल रीजन आएगी वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल ही होगी बाई नीमन पियर्सन लेमा। तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में हमेशा पावर जो है एक तो साइज से ज़्यादा होती है, और जब साइज इंक्रीज करोगे पावर इंक्रीज करेगी। तो ये मैं प्रूव कर रहा हूँ, ऐसे पहला स्टेटमेंट ट्रू है इन जनरल बाई थ्योरम, ठीक है, कि जब साइज इंक्रीज करोगे पावर इंक्रीज करेगी, उसी को मैं प्रूव कर रहा हूँ स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना, जो क्रिटिकल रीजन इस तरह से है। तो होगा क्या, है ना, तो ये मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, देखो एक्स बार माइनस म्यू जो कि है डेल्टा अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा 1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा ना, डेल्टा दिस अपॉन रूट एन, ये तो यूज़ कर लिया, हो गया काम। ऐसे ही बीटा 2 लिखोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा 2, तो यहाँ 2 आने से बस यहाँ पे 2 आएगा, बाकी चेंज नहीं होना है। अब तुम खुद डिसाइड करो, ये तुम्हारा z हो गया, दिस इज नॉर्मल 0 1, दिस इज z, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बीटा 1 है ये है प्रोबेबिलिटी z मोर देन
सी अल्फा 1 माइनस डेल्टा अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, और बीटा 2 जो है प्रोबेबिलिटी z मोर देन सी अल्फा 2 माइनस डेल्टा अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। अब खुद बताओ इन दोनों प्रोबेबिलिटी में कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, डिसाइड कर लो। तो बस तुम्हें ये देखना है कि इन दोनों में नंबर कौन सा ज़्यादा है। तो कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा ना, बस सेम ही नंबर ऐड हो रहा है। तो जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन इसके साथ भी रहेगा, कोई डिफरेंस तो होना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि ये जो सी अल्फा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा 2 माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन, नंबर तो उसी ऑर्डर में है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, ये एक नंबर है एक्स एक्सिस पे, ये भी एक नंबर एक्स एक्सिस पे। अभी समझो कि नंबर ही है एक्स एक्सिस पे। अब तुम्हें बस ये देखना है कौन पहले कौन बाद में। तो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये नंबर आगे होगा, तो अभी के लिए मैं अगर यहाँ लिख के बताऊँ तो ऐसा है, जिस ऑर्डर में ये था वैसे ही बनेगा। तो किसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 1 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 2 होगा। तो क्या ऑर्डर होगी जैसे ये नंबर कौन सा नंबर आगे है, आगे सी अल्फा, यही ऑर्डर में सी अल्फा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन, ये नंबर होगा सी अल्फा 2 माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन। तो किसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मोर देन है ना, तो ये सिग्मा 2 वाला तो बीटा 2 ज़्यादा होगा। तो ये है, तो वैसे भी ये तो प्रूव हो ही जाएगा इस तरह केस में, जब साइज इंक्रीज करोगे पावर इंक्रीज करेगी। तो ये है सिंपल वर्सेस सिंपल में ये होगा यहाँ पे, स्पेशली इस टाइप के रीजन में एक्स बार मोर देन सी अल्फा के लिए। तो यहाँ से ये ओके है ना, हमने लिया अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, तो आ गया बीटा 1 लेस देन बीटा 2। तो पहला ऑप्शन ट्रू है, और पहला ट्रू है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब बी और डी में कोई एक सही होगा एक गलत होगा। तो यहाँ पे अल्फा को फिक्स रखा है, अब डेल्टा चेंज किया जा रहा है, तो सिमिलर सिचुएशन आएगी। देखो अब क्या किया जा रहा है, ये जो ऑप्शन तुम्हारा है सी और डी की अब बात कर रहे हैं। देखो तो सी और डी में हुआ क्या, दिख रहा ना ऑप्शन, सो सी और डी में अब क्या है कि अल्फा को, सॉरी बी और डी में अल्फा को फिक्स रखा गया, अल्फा को चेंज नहीं कर रहे हैं। कह रहा है बीटा डिक्रीजेज एज अल्फा इंक्रीजेज, बीटा इंक्रीज सॉरी एज डेल्टा इंक्रीजेज। तो यहाँ मुझे चेक करना है कि अगर डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है तो क्या होगा। अल्फा फिक्स है तो अल्फा में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हालांकि हम वही पावर यूज़ करेंगे जो वहाँ लिखा था मैंने। तो होगा क्या, जब तुम बीटा 1 इसके करस्पॉन्डिंग, याद है ना बीटा 1 क्या था, चलो बीटा पहले लिख देता हूँ। तो जो बीटा आया था, बीटा वाज प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस, अब डेल्टा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एक्स बार माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन, जो उधर लिखा था वही लिख रहा हूँ। दिस इज मोर देन सी अल्फा व्हेन म्यू वाज डेल्टा। पावर क्या फॉर्मूला, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग एच नॉट, अच्छा यहाँ पे भी घटाना पड़ेगा ना, राइट साइड में भी, जब लेफ्ट में है ना सबट्रैक्ट किया तो राइट में भी मुझे, और उसको तो यूज़ कर लिया, उसको इग्नोर भी कर सकते हो गिवन कंडीशन को, हाँ यूज़ कर लिया ना। तो यहाँ से क्या समझ आया, देखो अब ध्यान से, तो बीटा 1 जब लिखोगे ना तो ये बनेगी एक्स बार माइनस, अभी डेल्टा 1 रहेगा, अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन, अल्फा फिक्स है तो अल्फा में कोई चेंज नहीं होना है, चेंज होना है डेल्टा में। अब इस वाले कंडीशन में अल्फा फिक्स है तो चेंज होना है डेल्टा में, गिवन म्यू इज डेल्टा 1। और बीटा 2 जब लिखोगे तो सेम सिचुएशन आएगी, एक्स बार माइनस डेल्टा 2 सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा, अल्फा फिक्स है डेल्टा 2, यहाँ डेल्टा बस चेंज होगा, रूट एन व्हेन म्यू इज डेल्टा 2। तो यहाँ गिवन डेल्टा 1, यहाँ गिवन डेल्टा 2, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2, क्योंकि इसने कहा है बीटा को कंपेयर करना डेल्टा के रिस्पेक्ट में। तो बीटा 1 मतलब डेल्टा 1 है करस्पॉन्डिंग, बीटा 2 डेल्टा 2 है करस्पॉन्डिंग। अब ये तो जेड हो जाना है थ्योरम से, है ना, इसका मीन अपॉन दिस, ये भी जेड हो जाना है। तो फाइनली कहने का मतलब बीटा 1 आया, प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, एंड बीटा 2 आएगा, प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन सी अल्फा, अल्फा फिक्स है, डेल्टा 2 सिग्मा बाई रूट एन। अब तुम्हें बस ये समझना है कि मान लो डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है, तो तुम्हें ये चेक करना है बीटा 1 बीटा 2 में क्या रिलेशन है। और ये सिंपली तुम, ये एक्स एक्सिस का एक नंबर है, ये भी एक्स एक्सिस का एक नंबर है, तो उसको प्लॉट करके देख लो कि
इस पॉइंट जेड की वैल्यू इससे आएगी प्रोबेबिलिटी और इससे आए, किसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी, बीटा 1 बीटा 2 में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। बताओ देख के कि बीटा 1 बीटा 2 में कौन ज़्यादा है कौन कम है, बीटा 1 मोर देन बीटा 2। है ना। तो वो नंबर पे आप प्लॉट कर लेंगे, एक्स एक्सिस पे दिख जाएगा आपको। सो जैसे अभी के लिए मैं आपको बताऊं, अगर इसको मैं कंटिन्यू करूं कि मैंने अज्यूम किया, यहाँ पे क्या अज्यूम किया कि डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2, तो मुझे चेक करना है कि बीटा के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन आएगी। तो यहाँ से आएगा माइनस डेल्टा 1 मोर देन माइनस डेल्टा 2 और बाकी सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा 2 सिग्मा बाई रूट एन। तो मतलब ये 2 नंबर्स हैं एक्स एक्सिस पे। सो अगेन यू हैव 2 नंबर ऑन एक्स एक्सिस, एक ये वाला एक ये, तो जो लार्जर है वो राइट साइड में होगा, तो जो लार्जर है वो राइट साइड में होगा, जो स्मॉलर है तो डेल्टा 2 वाला स्मॉलर है तो वो लेफ्ट में होगा, है ना। तो ये नंबर सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 जो लार्जर है वो एक्स एक्सिस पे राइट साइड का पॉइंट है, तो यहाँ से आएगा सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 सिग्मा बाई रूट एन। ये नंबर होगा सी अल्फा माइनस डेल्टा 2 बाई, अब तुम ये देखो ये 2 नंबर्स यू हैव ऑन एक्स एक्सिस। अब देखना है जेड की वैल्यू इससे ज़्यादा, तो ये जेड का मैंने ग्राफ बना दिया, ये जेड का पीडीएफ है, ये प्रोबेबिलिटी इज एरिया अंडर द पीडीएफ। सो अब किस पॉइंट के आएगी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये देख लो, तो इसका मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 1 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 2 होगा, इस पॉइंट के आएगी प्रोबेबिलिटी ये होगी बीटा 1, ये प्रोबेबिलिटी है, इतना ही है बीटा 1 जो अभी सेट किया, और बीटा 2 ये प्रोबेबिलिटी है, तो कौन ज़्यादा है बीटा 2। तो ये आंसर है। तो क्या रिलेशन आया कि जब डेल्टा को इंक्रीज कर रहे हैं बीटा भी इंक्रीज कर रही है ना, जब डेल्टा को इंक्रीज किया तो बीटा भी इंक्रीज करेगी ना, तो ये बी सही है इसका मतलब, तो यहाँ ए भी सही है, सी डी गलत है देखो। तो मतलब जब हमने अल्फा को इंक्रीज किया तो भी बीटा इंक्रीज हुई, जब डेल्टा को इंक्रीज किया तो भी बीटा इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ए एंड बी सही है एंड सी एंड डी गलत है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया ना, ये जस्ट डेफिनेशन पे, मतलब पावर का डेफिनेशन यूज हुआ है अंडर सम कंडीशन। इसको ढंग से सॉल्व करो क्लास के बाद खुद से समझ के, नहीं तो फिर पूछो, खुद से सॉल्व करोगे तभी आएगा, तुम कितनी बार भी सॉल्यूशन देख लो किसी का, लेकिन खुद से सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। नेक्स्ट देख बताइए, तो 40 के बाद 40 से 50 में आते हैं ना, 42 है ना, तो 42 एंड देन 44। फोर्टी टू ऐसे तो सिंपल कैलकुलस का है, लेकिन देखो तो सो इसमें क्या करना है देखो, हमें चाहिए एफ फंक्शन, एफ नहीं पता है, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या अप्रोच होता है कि तुम डिवाइड करो x माइनस वाई से दोनों साइड। तो देखो ये जो दे रखा है एफ एक्स माइनस एक्स वाई, इसको डिवाइड कर दिया x माइनस वाई से, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए x लेस देन वाई है ना, मतलब सॉरी x मोर देन वाई, तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, मोर देन इक्वल टू 20 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, 20 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस, यहाँ हमने क्या अज्यूम किया अभी के लिए x मोर देन वाई है मान लो, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, x लेस देन वाई भी लेंगे तो इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे केस में जब x लेस देन वाई लेंगे तो इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, दूसरे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब सब में लगा दो लिमिट x टेंस टू y लगा दो चाहो तो, तीनों साइड यू टेक, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये वाला पार्ट इसको कैंसिल करेगा एक को, यहाँ से ये पूरा कैंसिल होगा और इसका एक कैंसिल होगा। अब दोनों तरफ क्या लगाओ, लिमिट x टेंस टू y, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा मोर देन इक्वल टू 20 और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 20 प्लस 0। देखो वही मैं कह रहा था, अगर तुम x लेस देन वाई लोगे तो करना यही चीज़ है, बस मैं केस बदल रहा हूँ, x लेस देन वाई लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, ये रिवर्स होगी, तो यहाँ रिवर्स हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर भी 20 आ रहा है इधर भी 20 आ रहा है, तो दोनों केस में होना 20 ही है।
तो ये हो गया एफ डैश वाई या एफ डैश एक्स, तुम्हारी जो मर्जी हो, मोर देन इक्वल टू 20 लेस देन इक्वल 20 कह रहा हूँ। तो इसलिए जब एक्स लेस देन वाई हो तो ऐसा होगा, एक्स मोर देन वाई हो तब भी यही केस आएगा। तो आप ये वाला ले लो या एक्स मोर देन वाई, तो एक्स मोर देन वाई में बस इनइक्वालिटी रिवर्स करके लिख दो, तो दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं आना एट द एंड यही है कि एफ डैश वाई इज 20। यहाँ से ये आ गया क्योंकि ना 20 से लेस मोर है, तो एफ डैश वाई जब 20 है भाई, तो बताओ एफ वाई क्या हो सकता है, इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेट करो 0 से y में, सो 20y प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ 0 से y में, सो एफ वाई माइनस एफ जीरो मुझे 2, अच्छा 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा ना, या ठीक है अभी लिख दिया तो आगे सी खुद ही आ जाएगा, कह रहा ना f0 इज़ 2, तो f0 2 यूज़ कर लो चाहो तो डायरेक्टली, तो f0 को 2 रखो, बताओ क्या आएगा c की वैल्यू, समझ लो ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है तुम लोगों को, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना टाइप का, कि डी अपॉन डी वाई ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या डी वाई अपॉन डी एक्स टाइप का ना, उस तरह से। तो कहने का मतलब ये है सिंपली जो पहले लिखा था, एफ वाई इज 20y प्लस सी, और ये कंडीशन दे रखा है f0 इज 2, तो f0 बराबर 2 वाली कंडीशन यूज़ करो भाई, तो ये बताएगा तुम्हें कि c को 2 रखना है ना। ये सब 12th क्लास में करते थे ना, y को 0 रखेंगे तो 2 बराबर c, तो मतलब c यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आ गया एफ वाई की जगह एफ एक्स भी कर सकते हो, यहाँ मैंने लिमिट x टेंस टू वाई लिया, तुम y टेंस टू x ले लो तो एफ डैश एक्स आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ गया आपके पास 20y प्लस 2, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, इसमें रख दो 101, तो y को आप 101 रख दो, सो y को 101 रखोगे तो क्या आएगा, आ जाएगा ना, पुट कर दो, सो 101 इंटू 20 प्लस 2, तो ये क्या आता है 2022 2022, ठीक है जी। 2022 के क्वेश्चन में आंसर 2022 आया। डाउट है पूछो किसी को। तो ये वाला केस लो, ये आंसर एट द एंड यही आना है, तो उससे आंसर आ गया। तो ये 42 के बाद है 44, सो 44 भी तो आसान क्वेश्चन है भाई, वैसे ग्राफ ही तो बनाना है। तो ये कह रहा है कि एक्स एंड वाई जो है टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है 0 1 में, ठीक है ना। तो एक्स वाई आर आई आई डी यूनिफॉर्म 0 1, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई लेस देन एक्स। अब भाई ये किससे सॉल्व नहीं हो रहा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स वाई, और ये तो आई आई डी है तो ये तो 1 हो गया है ना, 1 डी वाई डी एक्स, ग्राफ बना लो इसका। तो अभी के लिए क्या है हमारे पास, हमारा जो सपोर्ट है ये 0 से 1 0 से 1, ये हमारा सपोर्ट है, सैम्पल स्पेस समझ लो इसको। अब y बराबर एक्स स्क्वायर, सो ये ग्राफ है, y बराबर x, ये ग्राफ है, तो एक्स स्क्वायर से x, ये रीजन है जी। तो ग्राफ पूरा बनाना नहीं आता लगता है इनका डाउट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर से x, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से x तक, ये प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा भाई, इसमें क्या नया है। तो ये है y बराबर एक्स स्क्वायर से y बराबर x, तो y बराबर एक्स स्क्वायर से x, x की वैल्यू 0 से 1, और आई होप इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, तो 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 माइनस 1/3 1/6 इज द आंसर। चेक कर लो, ओके जी, है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देख लो। तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से x था, तो सिंपल है ये तो। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि
44। और ऐसे किसका डाउट है ये? शुभम है क्लास में? जो लोग हैं उनका बताओ क्या डाउट है, जो आएगा उसका बताएंगे। तुम लोग कुछ डाउट बाकी है जो क्लास में अभी हैं जो लोग? किसी का डाउट नहीं है? ठीक है फिर यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। हाँ अभी जो लोग हैं अपना डाउट बताओ, जो नहीं है उनका छोड़ो, है ना। तो 57। सो एक्सन बी अ सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म 0 1। ठीक है, सीक्वेंस है एन टाइम मिनिमम ऑफ एक्स एन। तो इसमें क्या है हमारे पास कि ईच x1 x2 xn जो है अभी के लिए यूनिफॉर्म 0 1 है। जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक इधर कराया था उस दिन, ठीक है, तो कराया तो सारे क्वेश्चन है। तो nth ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो है दैट हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा, बीटा बनता है जी, सो बीटा 1 n। अब मुझे चाहिए yn जो हमारा है वो है n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो हमें बता रहा है कि yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y। ओके जरा समझिए, तो हमें क्या बता रखा है कि जो yn कन्वर्जेस, ये yn जो रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, yn क्या है n टाइम x1 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y। ठीक है, तो नाउ तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका, इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, मतलब CDF ऑफ दिस। तो CDF क्या होता है, मान लो अभी मैं t वेरिएबल में लिख देता हूँ, कुछ में लिख सकते हैं, t में लिख देता हूँ, दिस इज प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू t, मतलब CDF ऑफ दिस इज इक्वल टू CDF ऑफ y। CDF ऑफ y यानी CDF ऑफ y, ये हो गया। सो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें हम, तो मैं अभी RHS इधर लिख देता हूँ, तो CDF ऑफ y इन t इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, ये आएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन t बाई n, यही आएगा। अब ऐसा थ्योरम भी हमने पढ़ा हुआ है ना कि ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का CDF है ना, दिस इज CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का जब आप CDF लिखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस CDF ऑफ पॉपुलेशन, ये एक्सपोनेंशियल 1 होता है, हाँ कन्वर्ट्स करते हैं एक्सपोनेंशियल 1 को। अरे क्या बनेगा, तुम इतना आगे क्यों चल रहे हो, मुझे क्या पता क्या बनेगा, रुक जाओ करने दो कैलकुलेशन। सो यहाँ से क्या आंसर आएगा 1 माइनस और CDF ऑफ x एट t बाई n, है ना। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट थोड़ी है क्या आएगा, आंसर रट्टा मार के थोड़ी कुछ होगा। सो यहाँ से अभी क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो ये कहीं ना कहीं दिस इज द CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना, इसको लिखेंगे CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट वेरिएबल t बाई n। तो इसका फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया, तो अब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करूँगा नहीं, ये थ्योरम यूज़ नहीं करूँगा अब, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्टली, अब मैं पॉपुलेशन पे आ गया, पॉपुलेशन हमारा एक्चुअली x है यूनिफॉर्म 0 1, और यूनिफॉर्म 0 1 में CDF क्या होता है, यूनिफॉर्म ये fx ऑफ x जो होता है वो x ही होता है, तो x पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, तो आगे यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आएगा CDF ऑफ y एट t इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस CDF ऑफ x इज x, तो t बाई n इसकी पावर n, ठीक है, ये है। अब ये लिमिट निकाल लो, तो CDF ऑफ y, तो 1 माइनस e की पावर माइनस ये फॉर्मूला होता है t, और ये क्या है, इसका मतलब y इज एक्सपोनेंशियल 1। तो यहाँ से y एक्सपोनेंशियल 1 आ गया, तो पूछा मीडियन ऑफ y बताओ,
तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सी डी एफ को हाफ के इक्वल रख दो, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल ये होता है। तो यहाँ से सी डी एफ ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इज हाफ। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ln2 तो यहाँ से आपके पास -2 माइनस ln2, तो t बराबर ln2। ln2 इज द मीडियन, जिसकी वैल्यू आई थिंक 0.63693 या 693 आएगा शायद। सो ये 693 T693। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, और कोई जिनका डाउट है जो अभी है बताओ, इसमें और कोई बचा कुछ क्वेश्चन? सर 54 और 53 ये तो मैचिंग फार्मूला मैंने कराया था, उससे उस पर आ जाएगा भाई, इसमें क्या दिक्कत है? ये सब भूल जाते हो क्या? ये सब बेसिक प्रोबेबिलिटी जब मैंने कराए होंगे तभी ये क्वेश्चन कराया होगा। जब बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था तभी ये कराया था ना, मैचिंग फार्मूला लिखाए थे। व्हाट इज मैचिंग फार्मूला? सो इन मैचिंग में क्या होगा? फैक्टोरियल बता कुछ। हाँ हाँ, तो था कुछ क्या एग्जाम में कैसे बताओगे? था कुछ मतलब ऐसे लिख के आओगे कुछ कि तुम्हें याद होना चाहिए फैक्ट मैचिंग फार्मूला जो क्लास में लिखाए गए हैं। 5 men go to a restaurant together, each of them order a dish that is different from dishes ordered by the other member of the group. However, the waiter serves the dishes randomly, then the probability that exactly one of them get the dish he ordered. 5 लोग हैं, 5 डिश ऑर्डर किए, जो वेटर है वो रैंडम ऑर्डर किया, क्या प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट द राइट डिश? इसका मतलब 1 मैचिंग होनी चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, सो n की वैल्यू 5 है, और है ना, तो यहाँ मैचिंग कितने मैचिंग हो सकता है? या तो 5 मैचिंग हो सकता है, या 4 मैचिंग, 3 मैचिंग, 4 मैचिंग, 1 मैचिंग, नो मैचिंग, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 1 मैचिंग, तो k मैं बोल रहा हूँ, या मान लो x होता है नंबर ऑफ मैचिंग्स, नंबर ऑफ मैचिंग्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला भाई, कोई बताओ? सर 1 by k factorial summation I equal to 0 to n minus k मल्टीप्लाई में -1 की पावर I डिवाइड बाई I फैक्टोरियल। 1 by k फैक्टोरियल summation I equal to 0 to n minus k -1 की पावर I डिवाइड बाई I फैक्टोरियल। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कितने मैचिंग चाहिए? 1 मैचिंग। वी वांट जस्ट एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट द राइट डिश। तो k को 1 रख दो यहाँ पे, देखो क्या आता है। सो पुट k इज इक्वल टू 1, k को 1 रख दो तो देखो क्या आंसर आएगा, हो गया। सो 1 by 1 फैक्टोरियल 1, तो समेशन -1 की पावर i अपॉन i फैक्टोरियल, i फ्रॉम 0 to n 5 है, तो 5 - 1 4 तक जाएगी। तो चेक करो इससे क्या आंसर आता है। तो यहाँ से आपके पास आएगा, है ना, 0 रख दो i को, तो 1 by 1 माइनस 1 by 1, ठीक है, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो फिर प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। ये 24 LCM होगा, नहीं, तो ये 12 माइनस 4 प्लस 1, 9 by 24,
3 से कैंसिल करोगे 3/8, देख लो इसमें आंसर। तो ये सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में बगल वाले को भी नहीं याद होगा तो क्या करोगे। और ऐसे ही चीटिंग कर नहीं सकते, वैसे ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर थोड़ी बहुत कोशिश की है तो भी। ठीक है, सिंपल है। इसमें क्या है, कोई मैट्रिक्स है x1 x2 x3 विद आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ a satisfying this, then the value of this. तो इसमें आइगन वैल्यूज क्या आएगी, क्या आइगन वैल्यू निकाले थे? व्हाट इज आइगन वैल्यूज ऑफ ए? और अगर तुम अभी नहीं बताते समय तुमने ट्राई नहीं किया, तुम ऐसे ही मजे ले रहे हो। अगर तुमने ट्राई नहीं किया है व्हाट इज आइगन वैल्यू तो निकाल ही सकते ना इसका हम, ये भी नहीं निकालना आता है आइगन वैल्यू। सर 50 के बाद ट्राई नहीं किए थे। तो क्यों पूछ रहे हो फिर थप्पड़ मारूंगा खींच के, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में बच्चों को ये बोलता हूँ वही क्वेश्चन पूछो जो ट्राई करके आओ, मजे मत लो क्लास में। अब तुम ट्राई करके आओ तो तुम्हें आइगन वैल्यू पता होता। इसने कहा है कि विद आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, तो पहले आइगन वैल्यू निकालो, फिर जो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगा यूज करो, सॉल्व करके आओ, फिर डाउट पूछना। कोई भी डाउट पूछ रहे हो सॉल्व करके आओ तभी डाउट पूछना, ऐसे मजे मत लो बीच में ऐसे कुछ भी पूछ लो, है ना। इतना टाइम नहीं मिल रहा है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं उन्हीं को सिखाना है, ऐसे बस सॉल्व करवा के नहीं आएगा। इसमें आइगन वैल्यू निकालो, ये वेक्टर है वी, तो मान लो लैम्डा आइगन वैल्यू आ गई तो ए वी बराबर लैम्डा वी, वी हमारा ये है, लैम्डा जो आइगन वैल्यू आएगी वो होगी, पुट करेंगे यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, एक इक्वेशन ये दे रखा है, निकल के आ जाएगा तीनों वैल्यू। तो ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा, ट्राई नहीं करोगे नहीं होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन रहा क्वेश्चन देख के नहीं हो रहा है तो एग्जाम में भी नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये चीज़ें हैं। और तुम्हें नहीं होगा दुनिया तो सॉल्व करेगी, तो ये तुम्हें देखना है, तुम नहीं कर रहे हो ट्राई कर रहे हो तुम्हारी गलती है। तो क्या ही ऐसा कुछ नहीं आनी है इसमें, आइगन वैल्यूज निकालने हैं, 3 आइगन वैल्यू आएगी, स्मॉलेस्ट देखना है कौन सा है, डेफिनेशन लगाना है ए बराबर लैम्डा भी, यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगी, आइगन वैल्यू निकालो फिर पूछो डाउट। ठीक है जी, यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।